इसी बीच हान और होंग कपड़ों को लेकर बहस करते हुए काम के लिए तैयार हो रहे हैं। हान गलती से दूसरे होंग की ड्रेस पहन लेता है, जिससे तुरंत एक मजाकिया लड़ाई शुरू हो जाती है। वे अपार्टमेंट में इधर उधर भागते हुए शिकायत करते हैं कि उन्हें काम के लिए देर हो जाएगी। कंपनी में कॉन्ग सान पहले से ही काम पर है, लेकिन तभी किम नोटिस करता है कि वो सुबह से गुप्त रूप से किसी को मैसेज कर रहा है। वो तुरंत उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है। सहकर्मी फुसफुसाने और मजाक करने लगते हैं कि शायद कॉन्ग की नई गर्लफ्रेंड है। कॉन्ग तुरंत सब कुछ नकार देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अब हर कोई मान लेता है कि वो निश्चित रूप से वहां किसी से मिला है। इसी बीच हम यिन को बाहर कड़ाके की ठंड वाले दिन देखते हैं। उसे अचानक कोई अपना नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। ये हान है। वो उसके पीछे बाहर आया है। यिन हैरान दिखती है और पूछती है कि वो इतनी दूर यहाँ क्यों आया है। हान उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार कहा था कि उसकी उसे ज़रूरत होगी, इसलिए तकनीकी रूप से वो उसके बिना कहीं नहीं जा सकती। ये नाह भरती है और कहती है कि उसे आज जो कुछ भी करना है वो किसी से मिलना और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है। इसमें उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वे चलना जारी रखते हैं, हान को अचानक उसकी कलाई पर कुछ दिखता है। वो पूछती है कि उसने उसकी कलाई पर क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि निशान मिट नहीं रहा है। येन उसे पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। हान मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन जब वो करीब आता है तो येन जल्दी से उसे ना छूने के लिए कहती है। हान परेशान हो जाता है और जोर देता है कि वो केवल मदद करने की कोशिश कर रहा है। उनकी छोटी बहस जारी रहती है और वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर हान लापरवाही से जिक्र करता है कि ठंड के मौसम के कारण उसके होंठ सूख गए हैं। फिर वो लिप बाम लगाता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो लिप बाम उधार लेना चाहती है। वो तुरंत उसे चेतावनी देती है कि अगर वो उसे इसी तरह चिढ़ाता रहा तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। वे दोनों मीटिंग के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ ऑफिस में न्यूज़ में डीप फेक क्राइम की बढ़ती समस्या पर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार अपराधी लोगों के चेहरों की नकल करने और नकली वीडियो बनाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ये वीडियो पीछा करने या उत्पीड़न के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यांग रिपोर्ट को ध्यान से देखती है। वो कहती है कि बिना अनुमति के किसी का चेहरा इस्तेमाल करना प्यार नहीं है, ये एक अपराध है। सील शांति से जवाब देती है, तकनीक खुद समस्या नहीं है, असली समस्या ये है कि लोग इसे कैसे उपयोग करना चुनते हैं। फिर होंग पूछता है कि फॉमी वर्जन 2 सिस्टम, जो हान के मॉडल का उपयोग करता है, क्या इसे डीप फेक टेक्नोलॉजी के समान माना जा सकता है। स्टाफ सदस्य तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है। वे बताते हैं कि उनका सिस्टम पूरी तरह से नैतिक है। सब कुछ हान की पूरी अनुमति से बनाया गया था। वास्तव में कंपनी ने उसकी छवि का उपयोग करने के लिए अधिकारों के लिए भारी मात्रा में पैसे भी दिए थे, इसलिए स्थिति पूरी तरह से अलग है। इस बीच यून एक छोटे सामुदायिक देखभाल केंद्र के निदेशक से मिल रही है। यून बताती है कि वो उनके केंद्र को फॉमे वर्जन 2 प्रोग्राम देना चाहती है। निदेशक थोड़ा हैरान दिखती है। वो कहती है कि उनका केंद्र काफ़ी छोटा है, इसलिए इससे कंपनी को ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। लेकिन यून शांति से समझाती है कि कभी-कभी छोटे केंद्र के साथ काम करना कंपनी की छवि के लिए वास्तव में बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो केवल विज्ञापन जैसा लगे। ये अधिक स्वाभाविक और सच्चा लगता है। फिर वो बताती है कि हमारे CEO वास्तव में चाहते हैं कि फॉमे का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। निदेशक सोच समझकर सिर हिलाती है और स्वीकार करती है कि उनके केंद्र के अधिकांश बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। उनमें से कई बस चाहते हैं कि कोई उनके पास रहे। ये सुनकर यून खीरे से कहती है कि शायद फॉमे उनकी मदद कर सकता है। निदेशक फिर यून को कुछ निवासियों से मिलने के लिए आमंत्रित करती है। पहले तो यून हिचकिचाती है, लेकिन अंततः वो मान जाती है। इस बीच वापस कंपनी में कर्मचारी सोच रहे हैं कि उनके CEO कहाँ है। सियोल ने ध्यान दिया कि यून अभी तक कार्यालय नहीं लौटी है। वे अनुमान लगाते हैं कि शायद उसने अपना बाहर का काम खत्म कर लिया और सीधे घर चली गई। सैंगजी को आश्चर्य होता है कि क्या हान उसके साथ गया था, लेकिन होंग को पता है कि हान संदेशों का जवाब भी नहीं दे रहा है। फिर यांग अचानक कहती है कि उसका आज रात बियर पीने का मन है और पूछती है कि क्या कोई उसके साथ चलना चाहता है, जिस पर सैंगजी होंग का हाथ उठाने में मदद करता है। दूसरी ओर हान और यून एक ठंडी सर्दियों की रात में बाहर एक साथ चल रहे हैं। हान कार लेने का सुझाव देता है क्योंकि बहुत ठंड है, लेकिन यून पैदल चलने की जिद करती है। चलते समय वे एक बड़े विज्ञापन स्क्रीन के पास से गुजरते हैं जो अपनी VR डेटिंग सेवा का प्रचार कर रहा है। विज्ञापन एक सरल प्रश्न पूछता है, क्या आप शाश्वत प्रेम की तलाश में हैं? ये केवल एक व्यक्ति के लिए बने एक आदर्श प्रेम का वादा करता है। विज्ञापन को देखते हुए हान अचानक यून से कुछ पूछता है। वो उससे पूछता है कि उसने पहली बार फॉमे क्यों बनाया था। यून जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचती है। वो कहती है कि वो बस एक छोटी सी दुनिया बनाना चाहती थी,
एक ऐसी जगह जहां लोग थोड़े समय के लिए भी भाग सके जब भी उनका मन वास्तविकता से दूर जाने का हो। एक ऐसी जगह जहां कोई एक पल के लिए छिप सके और चैन की सांस ले सके। फिर वो पूछता है कि क्या इसीलिए उसने आज उसे बिना बताए चुपके से कुछ अच्छा करने की कोशिश की। यून तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि उसने केवल वही किया जो सीईओ के रूप में कंपनी के लिए फायदेमंद था, और कुछ नहीं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे एक छोटी खिलौना पकड़ने वाली मशीन के सामने रुकते हैं। तभी अचानक उनकी दिलचस्पी मशीन के अंदर रखे एक सॉफ्ट टॉय में जग जाती है। यून हान से कहती है कि वो जब इसे जीतने की कोशिश करे तो ध्यान से देखे। पहले तो मशीन का पंजा कई बार चूक जाता है। हान हंसता है और उससे कहता है कि वो इसमें बहुत खराब है, लेकिन यून कोशिश करती रहती है। अंत में कई प्रयासों के बाद पंजा सफलतापूर्वक खिलौने को पकड़ लेता है और उसे इनाम वाले स्लॉट में गिरा देता है। दोनों बच्चों की तरह इस छोटी सी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन जब वे हिसाब लगाते हैं कि इसे जीतने की कोशिश में उसने कितने पैसे खर्च किए, तो उन्हें एक अजीब बात का एहसास होता है। वो खिलौना लगभग 80,000 वॉन का पड़ा। हान मजाक में कहता है कि ये अब तक का सबसे महंगा सॉफ्ट टॉय है जो उसने देखा है। फिर वो खिलौना उसे सौंप देता है। वो उससे कहता है कि जब भी जीवन निराशाजनक लगे क्योंकि चीज़ें उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो उसे इस खिलौने को देखना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। यून इस अप्रत्याशित व्यवहार पर थोड़ा मुस्कुराती है। हान फिर लापरवाही से उन्हें एक जोड़ा कहता है। यून तुरंत मना कर देती है और मजाक में कहती है कि अगर उसने ऐसा कहना जारी रखा तो वो उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देगी। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के साथ अजीब तरह से सहज लग रहे हैं। फिर हान पहले वाली बातचीत पर वापस आता है। वो यून को कुछ महत्वपूर्ण बताता है। वो कहता है कि जो दुनिया उसने फॉमे के साथ बनाई है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं है। कभी कभी एक अकेला व्यक्ति किसी दूसरे की पूरी दुनिया बन सकता है। ये उन लोगों के लिए भी एक दुनिया है जिन्होंने प्यार से हार नहीं मानी है। यून शांति से सुनती है, अनिश्चित है कि क्या जवाब दे। बाद में उसी रात यून घर पर है और हान उसे मैसेज करता है और कहता है कि वो उस खिलौने को गले लगाकर सो जाए। वो अगले दिन उसे लेने आने का वादा करता है। यहाँ यून खिलौने को देखती है और उसे प्यारा कहते हुए थोड़ा मुस्कुराती है। इस बीच हान देखता है कि होंग घर आता है और वो नशे में है। हान को तुरंत कुछ अजीब लगता है। वो एक डिब्बा देखता है और पूछता है कि वो कहाँ से आया है। होंग लापरवाही से कहता है कि उसने इसे अपने घर के पास से उठाया है, लेकिन हान को तुरंत कुछ संदेह होता है। वो सवाल पूछना शुरू करता है कि होंग पहले कहाँ गया था। वो पूछता है कि क्या होंग ने आखिरकार अपनी भावनाओं को यांग के सामने स्वीकार कर लिया है। होंग हैरान दिखता है। जाहिर है हान को उसकी भावनाओं के बारे में पहले से पता है और वो उसके खुद कहने का इंतजार करते हुए न जानने का नाटक कर रहा है। फिर हान डिब्बा लेता है और उसे खोलता है। वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसमें एक चाकू है। होंग चिल्लाता है, ये क्या है, ये तुम्हें किसने भेजा? लेकिन हान को नहीं पता था कि ये उसे किसने भेजा है। इसके साथ एक भयानक चेतावनी है। लिखा है कि अगर मरना नहीं चाहते तो यून से दूर रहो। अगली सुबह ऑफिस में हम देखते हैं कि होंग अपना सिर पकड़े बैठा है और सिर दर्द की शिकायत कर रहा है। हान उसे डांटता है और कहता है कि रात भर पीने के बजाय उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए था। होंग तुरंत पलटवार करता है और पूछता है कि क्या हान वास्तव में अपना जीवन 1 घंटा पहले काम पर आने और 1 घंटा देर से जाने में सिर्फ सीईओ यून को बॉडीगार्ड की तरह इधर उधर ले जाने में बिताना चाहता है। यून अंदर आती है। वे दोनों तुरंत सीधे खड़े हो जाते हैं और विनम्रता से उसका अभिवादन करते हैं। फिर सियोल अंदर आती है और सीधे यून की ओर देखती है। वो कहती है कि जैसे उसने आखिरी बार सीईओ को काम पर देखा था, बहुत पहले देखा था। हाल ही में यून काफी बार अनुपस्थित रही हैं। सियोल पूछती है कि वो कल कहाँ गई थीं। यून शांति से बताती है कि वो एक कल्याण केंद्र में चैरिटी प्रोग्राम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने गई थीं। लेकिन सियोल तुरंत एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करती है। यून ने कभी जिक्र नहीं किया कि वो हान के साथ वहां जाएंगी। यून हैरान दिखती है। वो पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला। सियोल बस इतना जवाब देती है कि ये स्पष्ट था क्योंकि हान भी काम पर नहीं आया था। उसका लहजा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो यून को चेतावनी देती है कि कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय अकेले लेने से बाद में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो क्या यून वास्तव में सब कुछ खुद ठीक कर सकती हैं? यून एक पल के लिए रुकती है और फिर धीरे से माफी मांगती है, ये स्वीकार करते हुए कि शायद उसने बहुत जल्दबाजी में काम किया। लेकिन इससे पहले कि बातचीत जारी रह सके, अचानक कहीं और हंगामा हो जाता है। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।